नमस्कार, मैं श्रीमती ममता लकड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर, होम साइंस डिपार्टमेंट, होली क्रॉस वुमेन्स कॉलेज, अंबिकापुर। आज मैं बीएससी होम साइंस पार्ट 1 के ग्रुप 4 पेपर ए के अंतर्गत सब्जेक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट के यूनिट 4 के अंतर्गत टॉपिक पॉवर्टी या निर्धनता पर चर्चा करूंगी। सर्वप्रथम देखेंगे निर्धनता क्या है। निर्धनता को साधारण शब्दों में हम गरीबी भी कहते हैं। सामान्यतः निर्धनता का तात्पर्य अभाव की स्थिति से है। यदि किसी व्यक्ति या समाज को उसकी आवश्यकता की वस्तुएं आर्थिक पिछड़ेपन के कारण उपलब्ध नहीं हो पाती, तो वह निर्धन कहलाता है और अपनी मूलभूत न्यूनतम आवश्यकता जैसे 2 जून की रोटी, कपड़ा, मकान, बीमार पड़ने पर चिकित्सा लाभ, प्राथमिक शिक्षा, मनोरंजन आदि को पूरा नहीं कर पाता और केवल जीवन निर्वाह स्तर पर गुजारा करता है, तो ऐसे लोगों को गरीबी रेखा के नीचे या गरीब वर्ग में रखा जाता है। गरीबी उन वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति का अभाव है जो व्यक्ति तथा उसके परिवार के स्वास्थ्य और कुशलता को बनाए रखने में आवश्यक होता है। इस प्रकार केवल भोजन, वस्त्र और आवास के प्रबंध से ही निर्धनता की समस्या समाप्त नहीं हो पाती, बल्कि व्यक्तियों के लिए ऐसी वस्तुएं भी प्राप्त होना आवश्यक है जिसे स्वास्थ्य और कुशलता का एक सामान्य स्तर बनाए रखा जा सके। जीवन स्तर का अनुमान हम आवश्यकता व्यय के लेखा जोखा द्वारा कर सकते हैं और जीवन स्तर को तुलनात्मक शब्दों में हम व्यक्त भी कर सकते हैं, जैसे ऊंचे जीवन का स्तर एवं नीचे जीवन का स्तर। जो मनुष्य अच्छा भोजन करता है, हवादार मकान में रहता है, स्वच्छ कपड़े पहनता हो तथा स्वास्थ्य और मनोरंजन इत्यादि के लिए समुचित प्रबंध करता है, उसके जीवन स्तर को हम ऊंचा जीवन स्तर मानते हैं। इसके विपरीत जीवन का नीचा स्तर उन लोगों का माना जाता है जो इन बातों की ठीक से व्यवस्था न कर पाने तथा स्वास्थ्य, कार्यक्षमता एवं मनोरंजन के लिए सुविधाएं उपलब्ध नहीं कर सकते हैं, उनका जीवन स्तर नीचा कहा जाता है। जीवन का ऊंचा स्तर मनुष्य की कार्यक्षमता बढ़ाने में भी सहायक होता है। आगे हम देखते हैं कि निर्धनता को परिभाषित करने के लिए न्यूनतम आवश्यकता या न्यूनतम उपभोग स्तर की अवधारणा की गई है, जिसमें उस व्यक्ति या समाज जो न्यूनतम उपभोग स्तर को प्राप्त करने में असमर्थ है तथा निरंतर निर्वाह स्तर पर ही जीवन जी रहा है, तो उस समाज को हम विस्तृत निर्धनता, मास पॉवर्टी का शिकार मानते हैं। अब हम देखेंगे कि न्यूनतम आवश्यक आर्थिक कल्याण के स्तर को मापने के लिए भारत में निर्धनता की माप जो है वो कैलोरी प्राप्ति के आधार पर की गई है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के लिए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों के लिए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 2100 कैलोरी पोषक तत्वों की प्राप्ति के लिए उपभोग व्यय या खर्च कर आधार पर भारतीय योजना आयोग ने निर्धनता रेखा का निर्धारण किया है। देखेंगे निर्धनता रेखा या पॉवर्टी लाइन क्या है। भारतीय योजना आयोग ने 2007 में निर्धनता रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्र के लिए प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय 365.30 रुपये प्रति माह तथा शहरी क्षेत्र के लिए 538.6 रुपये निर्धारित किया है और इस आधार पर 2004-2005 में गरीबी का अनुमान लगाया गया और इससे कम उपभोग व्यय करने वाले लोग या कम खर्च करने वाले लोग गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। आगे हम देखेंगे निर्धनता को 2 रूपों में परिभाषित किया गया है। पहला है निरपेक्ष निर्धनता और दूसरा है सापेक्ष निर्धनता। निरपेक्ष निर्धनता का तात्पर्य खाद्यान्न, दूध आदि की कम मात्रा जिसे कि निर्वाह हेतु आवश्यक समझा जाता है के अभाव से है। इस प्रकार
उस वस्तुओं का बाजार कीमत पर मूल्य निर्धारित करके उसे कम आय प्राप्त करने वालों को निर्धन या गरीब करार दिया जाता है और इस प्रकार यह गरीबी रेखा के निर्धारण द्वारा निर्धनता को परिभाषित करने की नीति है। दूसरा है सापेक्ष निर्धनता। इसमें समाज जनसंख्या को आय तथा उपभोग स्तर पर अनेक वर्गों में बांटकर सबसे ऊपर के 5 से 10% के लोग और सबसे नीचे के 5 से 10% लोगों के जीवन स्तर की तुलना करके निर्धनता की सापेक्ष को दर्शाया जाता है। भारत में ग्रामीण निर्धनता का अनुमान लगाने के लिए सबसे पहला व्यापक सर्वे सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना जो है ये 2011 में किया गया और इस जनगणना के अनुसार देश में ग्रामीण परिवारों की संख्या करीब 88 करोड़ 38 लाख है और इसमें से 31.26% निर्धन है। देश में करीब 27 करोड़ 50 लाख अभाव में जी रहे हैं या कमी में जी रहे हैं। आगे हम देखेंगे अब निर्धनता के कारण। भारत में गरीबी के आर्थिक एवं सामाजिक कारण। तो निर्धनता के कारण को आर्थिक और सामाजिक कारणों में बांट करके इसे बताने की कोशिश की गई है। पहला है तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या, अर्थात जनसंख्या बढ़ने पर लोगों के लिए भोजन, वस्त्र, मकान इत्यादि भी अधिक मात्रा में इनकी आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए गरीबी बनी रहती है। दूसरा है निम्न स्तरीय आर्थिक गतिविधि में संलग्नता, अर्थात जो लोग हैं वो आर्थिक जो गतिविधियां हैं वो निम्न स्तर की गतिविधियों में संलग्नता है, जिसके कारण से भी उनमें गरीबी बनी रहती है। तीसरा है आय एवं संपत्ति का समान वितरण। हमारे देश में संपत्ति का जो वितरण है वो सही तरीके से नहीं है, जिसके कारण से भी गरीबी जो है वो बनी हुई है। अगला है निम्न मजदूरी पर। हमारे यहाँ मजदूरी दर है वो भी बहुत ही निम्न है, जिसके कारण से भी लोगों में गरीबी जो है वो बनी हुई है। अगला है व्यापक बेरोजगारी तथा अल्प रोजगार। हमारे देश में बहुत अधिक बेरोजगारी की समस्या है और लोगों के पास जो रोजगार है वो भी कुछ समय का ही रहता है, इसके कारण से भी उनमें गरीबी जो है वो बनी रहती है। अगला है निम्न उत्पादकता। हम जानते हैं कि जो हमारा देश है वो कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश में आर्थिक विकास जो है वो इस पर आधारित है और परंतु भारत में कृषि में जो उत्पादकता है बहुत ही कम है, क्योंकि यहाँ पे पूंजी की कमी है, परंपरागत तकनीक है, इसके कारण से कृषि में जो उत्पादकता है वो कम हो जाता है और हम देखते हैं कि जो गरीबी है वो बनी रहती है। अगला है शिक्षा का अपर्याप्त प्रसार। लोगों में शिक्षा की कमी के कारण से भी अज्ञानता है और सही तरीके से लोग अपना जीवन नहीं गुजार पाते हैं और इस कारण से भी हम देखते हैं कि हमारे देश में गरीबी जो है वो बनी रहती है। आगे हम देखेंगे सामाजिक और धार्मिक रूढ़िवादिता। हमारे देश में ये भी एक कारण है कि लोग जो है उनमें धार्मिकतावादी और रूढ़िवादिता जो है वो बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण से भी हमारे देश में गरीबी बनी हुई रहती है। अगला है भारतीयों का संतुष्टि एवं समझौतावादी दृष्टिकोण। हमारे देश में जो लोग हैं बहुत ही अधिक समझौतावादी हैं, जो उनको व्यवसाय जिस प्रकार का भी मिल जाता है उसी व्यवसाय में रह कर के संतुष्टि पाते हैं और उसी व्यवसाय में लगे रहते हैं, चाहे वो व्यवसाय उनके लिए अच्छा है या नहीं है और इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो गरीबी है वो बनी हुई रहती है। अगला है बढ़ती कीमतें। तो हमारे देश में जो उपभोग की जो वस्तुएं हैं उनकी कीमतें भी जो है वो हमेशा बढ़ती रहती हैं और जिसके कारण से जो आम आदमी है उनका जीवन जो है वो कष्टमय हो जाता है। विशेष करके जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन करने वाले लोग होते हैं और इस प्रकार से हमारे देश में गरीबी बनी हुई रहती है। अगला है अप्रचलित तकनीक। भारत में निम्न और अप्रचलित तकनीक का प्रयोग भी गरीबी का एक प्रमुख
कारण है। अब हम देखेंगे कि गरीबी निवारण के उपाय। तो गरीबी निवारण के उपाय को 2 वर्गों में बाँट करके इसे समझाया गया है, जिसमें कि पहला है वे उपाय जो आय एवं संपत्ति के वितरण को प्रभावित करते हैं। इसमें पहला है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि के स्वामित्व संबंधी व्यवस्थाओं में परिवर्तन लाना, जिसके अंतर्गत जमींदारी जैसे व्यवस्थाओं का पूरी तरीके से विनाश करना आवश्यक है। दूसरा है कि भूमि के स्वामित्व की अधिकतम सीमा निर्धारित करना, जिससे कि अधिक भूमि जिनके पास है उनको अधिग्रहित करके जिनके पास भूमि नहीं है और निर्धनों को बांट देना। तीसरा है अर्थव्यवस्था से काले धन को बाहर निकालना, ताकि संपत्ति का संपन्न वर्गों द्वारा जो विलासितापूर्ण क्षेत्रों में प्रयोग को रोका जा सके और इस प्रकार से गरीबी को कम किया जा सके। अगला है अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति पर भी रोक लगाना। अगला है संपन्न वर्ग के अतिरिक्त धन को अधिग्रहित करना और उससे गरीबी निवारण के जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं देश में, उसमें खर्च करना। अगला उपाय है कि सार्थक रूप से सीधे सहायता पहुंचाकर गरीबी दूर करना। अर्थात ये उस प्रकार के उपाय हैं जिसमें कि गरीबों को सीधे रूप से उन्हें सहायता दे करके गरीबी को दूर करने का प्रयास किया जाता है, जिसमें कि पहला है कि निर्धनों के लिए रोजगार के कार्यक्रम चलाए जाते हैं विभिन्न प्रकार के और उसके द्वारा से गरीबी दूर की जाती है। दूसरा है कि निर्धनों को ऋण दिया जाता है उनके व्यवसाय करने के लिए, उनके कृषि संबंधी कार्यों के लिए और गरीबी को दूर करने का प्रयास किया जाता है। तीसरा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना और इस प्रकार से बढ़ावा दे करके उनकी सहायता की जाती है। अगला है गरीबों को शिक्षित करना। जो गरीब हैं, अशिक्षित हैं और कृषक हैं, उनको उनके व्यवसाय से संबंधित उनको शिक्षित करना, तरीके बताना, जिसके द्वारा से भी गरीबी को दूर करने का प्रयास किया जाता है। अगला है श्रम प्रधान तकनीक को प्रोत्साहित करना। इसके अंतर्गत श्रम से प्रधान जो तकनीक है, जो टेक्निक्स है, उनको करने के लिए या उनको सिखाने का उनको प्रयास किया जाता है, उनको सीखने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाता है ताकि उनकी गरीबी को दूर किया जा सके। अब हम देखेंगे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। गरीबी दूर करने के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें कि पहला है सामुदायिक विकास कार्यक्रम। यह कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी और इस सामुदायिक विकास से आशय वैसे संगठित और सुनियोजित क्रियाओं से है, जिसमें कि गांव के विकास और कल्याणकारी क्रियाओं में सरकार के साथ समुदाय की भागीदारी होती है। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं में सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय प्रसार सेवा ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की प्रक्रिया को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया था। दूसरा देखेंगे हम ट्राइसेम। ये ग्रामीण युवा वर्ग के प्रशिक्षण के लिए यह कार्यक्रम 15 अगस्त 1979 को शुरू की गई थी और इसके अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 18 से 35 वर्ष के जो युवक हैं उनको तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है और इस योजना के अंतर्गत जिनको चयन किया जाता है वो कम से कम 50% अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को होना चाहिए और उनकी वार्षिक आय 3,500 रुपये से कम होनी चाहिए और इसके अंतर्गत युवतियों का भी चयन किया जाता है और इसके अंतर्गत प्रत्येक विकास खंड से कम 40 लोगों को चुना जाता है। तीसरा हम देखेंगे एकीकृत ग्रामीण कार्यक्रम IRDP। ये छठी योजना काल में 2 अक्टूबर 1980 को एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किया गया और इसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को
स्वरोजगार प्रदान करना था। और इस कार्यक्रम में व्यक्ति को नहीं बल्कि परिवार को आधार बनाया गया। और यह केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है और जिसमें वित्त संबंधी भार जो है वो केंद्र और राज्य सरकार ने 50 अनुपात के 50 में किया है। इस कार्यक्रम में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है और इसमें सहायता प्राप्त जो परिवार है उसमें कम से कम 50% अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को लिया जाता है और सहायता प्राप्त करने वालों में कम से कम 40% महिलाएं का होना अनिवार्य है। तीसरा है जवाहर रोजगार कार्यक्रम। जवाहर रोजगार कार्यक्रम जिसमें कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, इन दोनों को मिलाकर के अप्रैल 1989 में जवाहर रोजगार योजना चालू की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य था कि कृषि के मंदी के समय में गरीबों को रोजगार प्रदान करना है और यह भी एक केंद्रीय योजना है और इसके वित्तीय बोझ को केंद्र और राज्य के बीच 80:20 में बांटा गया है। यह योजना का महत्वपूर्ण पहलू है कि यह योजना पंचायतों के द्वारा से ग्राम विकास खंड तथा जिला स्तर पर क्रमशः 70:15:15 के क्रियान्वित होती है। अगला है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 25 सितंबर 2001 को प्रारंभ की गई थी और इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा, स्थायी सामुदायिक, सामाजिक और आर्थिक परिसंपत्तियों का सृजन करना और आधारभूत ढांचे का विकास करने के साथ साथ अतिरिक्त मजदूरी उपलब्ध कराना है। और इस योजना में नगद और अनाज दोनों देने की व्यवस्था है और इस योजना के लिए जो खर्च का निर्धारण है वो केंद्र राज्य में 87.5:12.5 में बांटा गया है। इस योजना में एक वर्ष में रोजगार के 100 करोड़ मानव दिवसों का सृजन करने की कल्पना की गई है। अगला देखेंगे प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के जीवन स्तर सुधार लाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, पेयजल, आवास और सड़कों जैसे 5 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ग्रामीण स्तर पर विकास करने पर ध्यान देने वाली 5,000 करोड़ रुपए के आवंटन से यह योजना 2001 के बजट में संस्तुति की गई थी और इस वार्षिक योजना में ग्रामीण विद्युतीकरण को भी एक अतिरिक्त घटक के रूप में जोड़ा गया है। अगला है अंत्योदय अन्न योजना। यह योजना प्रधानमंत्री द्वारा 25 दिसंबर 2001 में शुरू की गई थी और इसके अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत शामिल किए गए गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों में से 1 करोड़ निर्धनतम परिवारों की पहचान की गई और इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र परिवार को कम कीमत पर खाद्यान्न मुहैया कराया गया है। अगला है ग्रामीण समृद्धि योजना। इस योजना को प्रारंभ करने की घोषणा मार्च 1999 में की गई थी और इसमें पंचायतों को यह अधिकार दिया गया है कि वे कार्य के संबंध में वार्षिक योजना बनाएं और उसे क्रियान्वित करें। अगला है अंबेडकर आवास योजना। इस योजना का आरंभ 2 दिसंबर 2001 को प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था और इस योजना का उद्देश्य है कि शहरों की गंदी बस्तियों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग जिनके पास रहने की पर्याप्त जगह नहीं है की स्थिति को सुधारना है। इसके योजना के अंतर्गत सामुदायिक शौचालयों के माध्यम से एक स्वस्थ तथा शहरी पर्यावरण को बेहतर बनाना है। अन्नपूर्णा योजना।
इस योजना की शुरुआत मार्च 1999 में की गई और इसमें वरिष्ठ नागरिक जिनके पास आय का कोई स्रोत नहीं है तथा गांव में उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता है, जो वृद्धावस्था की पेंशन पाने के लिए हैं परंतु नहीं पा रहे हैं, के लिए यह योजना शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत उन्हें 10 किलोग्राम अनाज प्रति माह निःशुल्क देने का प्रावधान है। आगे हम देखेंगे कि केंद्र सरकार द्वारा कुछ घोषित कल्याणकारी विकास की नई योजनाएं हैं, जिसमें कि पहला है बस्ती आवास योजना। यह 2000 करोड़ रुपए का ऋण तथा 1000 करोड़ रुपए का अनुदान दिए जाने का प्रावधान किया गया है और इसके द्वारा शहरी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े कमजोर वर्ग के लोगों को सस्ती दरों पर मकान उपलब्ध कराया जाएगा। अगला है खेतिहार मजदूर बीमा योजना। इस योजना को 1 जुलाई 2001 से पूरे देश में लागू किया गया है और इसमें ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो खेतिहार मजदूरों को बीमा सुरक्षा प्रदान करने के साथ 100 रुपये प्रति माह पेंशन भी दिया जाता है। अगला है शिक्षा सहयोग बीमा योजना। इस योजना की घोषणा वित्त मंत्री द्वारा 2001 के बजट में की गई थी, जिसमें कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के कक्ष 9 से 12 तक की कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों को 100 रुपये प्रति माह शिक्षा भत्ता प्रदान करने का प्रावधान है। अगला है किशोरी शक्ति योजना। इसमें ICDS 3rd कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित यह नई योजना है, जिसमें कि चिन्हित जो किशोरी हैं उनको पोषाहार देने के साथ साथ स्वास्थ्य शिक्षा और व्यावसायिक कुशलता हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना इनका उद्देश्य है। अगला है सर्व शिक्षा अभियान। इसमें सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा अगले 10 वर्षों में प्रदान करने के लिए यह महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें कि 6 से 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को वर्ष 2010 तक कक्षा 8 तक की शिक्षा सुनिश्चित किया जाएगा। अगला है महिला स्वाधार योजना। इसमें महिला स्वाधार योजना और महिला स्वयं सिद्ध योजना, यह योजना की घोषणा 2001 में मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा की गई थी और इसका उद्देश्य था स्वयं सहायता समूहों के गठन के माध्यम से महिलाओं का आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण करना है। अगला है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। यह योजना 15 अगस्त 2001 को घोषित की गई थी, जिसमें मजदूरी के रूप में नगद राशि के साथ अनाज भी दिया जाता है और इस योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष खर्च किए जाने की व्यवस्था है और ग्रामीण क्षेत्र में बड़ी मात्रा में रोजगार अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराना और गरीबों को खाद्य सुरक्षा प्रदान कराना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। अगला है राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना। इस योजना की घोषणा प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त 2001 को की गई और इसका उद्देश्य है कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार, गर्भवती महिलाएं, धात्री स्त्री, किशोरियों को सस्ते दरों पर अनाज उपलब्ध कराना है। अगला है महिला स्वयं सिद्ध योजना। यह पूर्व से संचालित इंदिरा महिला योजना और महिला समृद्धि योजना के स्थान पर यह योजना संचालित की जा रही है और इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं के स्वरोजगार के माध्यम से स्वावलंबन प्रदान करना है। अगला है जयप्रकाश नारायण रोजगार गारंटी योजना, जो कि 2002 में बजट के सत्र के दौरान वित्त मंत्री द्वारा इस योजना की घोषणा की गई थी और इस योजना का उद्देश्य देश के सर्वाधिक गरीबी वाले जनपदों में ग्रामीणों बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करना है। अगला है मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना, जिसमें कि अल्पसंख्यक लड़कियों के शैक्षणिक विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा 1 अगस्त 2003 को इस योजना की घोषणा की गई और इसमें अल्पसंख्यक समुदाय के गरीब प्रतिभाशाली लड़कियों के लिए विशेष छात्रवृत्ति प्रदान कर उच्च शिक्षा के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है। अगला है सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना, जो कि 2003-2004 के बजट में पेश करते हुए वित्त मंत्री ने 28 फरवरी 2003 को घोषणा की कि इसका उद्देश्य है जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बीमा सुरक्षा प्रदान करना है। अगला है जीवन भारती महिला सुरक्षा योजना। यह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2003 को
भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा घोषित योजना, जिसमें कि 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग महिलाओं को गंभीर योजना बीमारियों एवं उनके शिशुओं के जन्मजात अपंग होने पर उन्हें सुरक्षा कवच प्रदान करता है। अगला है हरियाली योजना, जो कि 27 जनवरी 2003 को प्रधानमंत्री द्वारा इस योजना को प्रारंभ करने की घोषणा की गई और इसमें कठिनाई वाले क्षेत्रों में पेयजल समस्या के निवारण और बंजर भूमि में सिंचाई हेतु जल की व्यवस्था सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। अगला है जननी सुरक्षा योजना। यह 8 मार्च 2003 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और संसदीय कार्य मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज द्वारा घोषित योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य केंद्र में पंजीकरण के बाद से शिशु जन्म तथा आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए बच्चे के जन्म पर नगद सहायता उपलब्ध कराना है। अगला है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में पारिश्रमिक वाले रोजगार के सृजन से लोगों की आजीविका सुरक्षा में वृद्धि करने के उद्देश्य से 2 फरवरी 2006 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 योजना प्रारंभ की गई और इसे 7 सितंबर 2005 को अधिसूचित किया गया था। इसके पूर्व यह अगस्त 2005 में ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर के बालिग सदस्य को वर्ष में 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय रोजगार गारंटी विधेयक 2005 द्वारा संसद द्वारा पारित किया गया था। पहले चरण में 200 जिलों को इस योजना में शामिल किया गया और इनमें 150 वे जिले में शामिल है जिनमें काम के बदले अनाज योजना पहले से ही संचालित है।